नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में लासा पढ़े थे और हमारा जो टॉपिक चल रहा है लासा और मासा, तो हम लोग लासा पढ़ चुके थे। आज मासा शुरू करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मासा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम लोग जो लासा कल पढ़े थे उसको एक बार दोहरा लेते हैं। तो लासा क्या होता है? तो लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित हो जाती है, क्या कहलाती है? लासा कहलाती है। क्या कहलाती है? लासा कहलाती है, ठीक है। तो यहां पे क्या है? लासा क्या है? तो वह छोटी से छोटी संख्या है। छोटी से छोटी क्या है? संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आइए आज हम बात करेंगे जो है वह मासा की है, ठीक है। यहाँ किसी के मौसा की बात नहीं करनी है, यहाँ पे मासा की बात करनी है, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं मासा। और आपको पता है कि हम पहले बेसिक शब्द इसमें जो आएंगे उनको जानेंगे और उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? मासा यानी महत्तम समापवर्तक। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था कि मासा का जो पूरा नाम है वह क्या है? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। यह पूरा इसका नाम है। तो हमने इसमें से एक शब्द निकाला था समापवर्तक, और फिर समापवर्तक को दो भागों में तोड़े थे तो एक नया शब्द मिला था अपवर्तक। क्या मिला था? अपवर्तक। अपवर्तक को अंग्रेजी में कहे थे फैक्टर, और फिर हिंदी में इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? गुणनखंड। क्या हो जाता है? गुणनखंड, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक को ये मासा कहते हैं या HCF कहा जाता है। समापवर्तक को कहा जाता है कॉमन फैक्टर यानी CF, कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे अपवर्तक का मैंने लिख ही दिया है, फैक्टर कहा जाता है। तो एक एक शब्दों को समझेंगे। पहले हम शुरू करेंगे अपवर्तक से और फिर चलेंगे समापवर्तक पर, फिर चलेंगे महत्तम समापवर्तक यानी मासा पर। एक चीज का याद रखना है आपको, यहाँ पे भी सा है, यहाँ पे भी सा है, तो यहाँ पे समापवर्त्य होता है, समापवर्त्य होता है, और यहाँ पे समापवर्तक होता है। एक ट्रिक बताता हूं आपको जिससे यह याद रहेगा। बताइए, महत्तम में महत्तम माने बड़ा होता है, तो जो यह देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अक्षर हो गए। यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 अक्षर है। तो जो यहाँ पे लघुत्तम, ला से लघुत्तम होगा, ला से क्या होगा? लघुत्तम होगा। तो लघुत्तम के साथ छोटका रहेगा और महत्तम के साथ बड़का रहेगा। तो इस तरह से याद रखिएगा कि समापवर्त जो होता है वह लासा के लिए है और समापवर्तक जो है वह किसमें है? मासा में है, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त्य होता है और महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक। आइए समझते हैं एक एक शब्दों को। तो सबसे पहली हेडिंग आज की हमारी क्या रहेगी? वह रहेगी अपवर्तक। अपवर्तक अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फैक्टर। ट्रैक्टर नहीं है, यह क्या है? फैक्टर है, ठीक है। तो अब फैक्टर की बात करें हम, तो फैक्टर जैसे मैंने 6 लिख दिया, यह किससे कटेगा? 1 से, और किससे? 2 से, और किससे? 3 से, और किससे कट जाएगा? 6 से। तो यह 6 की क्या है? फैक्टर है। तो जिनसे कोई संख्या विभाजित हो जाती है उसका फैक्टर कहलाता है यानी अपवर्तक कहलाता है। यानी 6 किससे किससे विभाजित हो रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। तो 1 2 3 6, 6 की क्या है? अपवर्तक है। तो वे संख्या, देखिए अगर किसी दी गई संख्या को जो संख्याएं विभाजित कर देती हैं उसका अपवर्तक कहलाती है। तो वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः क्या कर देती हैं? विभाजित कर देती हैं, उसे हम अपवर्तक, उस दी गई संख्या का क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। तो यह क्या है? यह सभी अपवर्तक है। किसकी? 6 की। क्या है? अपवर्तक है। और किसकी है? 6 की। इसी प्रकार मैं अगर 4 लिखूं तो 4 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, ठीक है। 4 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है। तो 1 से कट गया, 2 से कट गया और किससे कट गया? 4 से कट गया। अब यह 1 2 और 4 जो है वह 1 2 और 4 जो है वह 4 के क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे।
क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। तो वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, क्या कहलाती हैं? दी गई संख्या का अपवर्तक कहलाती है। तो एक लाइन में लिख लेते हैं, देखिए वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, दी गई संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं, अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक है, तो वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, दी गई संख्या का अपवर्तक कहलाती हैं। है नहीं होगा, बहुवचन है इसलिए है लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे उदाहरण के स्वरूप लिख सकते हैं, जैसे 6 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक 1, 2, 3 वह कौन है? 6 है। ठीक है, तो यह 6 की क्या है? अपवर्तक है, 6 के अपवर्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब हमें जानना है समापवर्तक। क्या जानना है? समापवर्तक। ध्यान दीजिएगा, समापवर्तक शब्द आ गया। समापवर्तक दो शब्दों के मेल से बना है, सम धन अपवर्तक। सम धन अपवर्तक। सम को कहेंगे यहां कॉमन और अपवर्तक को कहेंगे फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर, अगर कॉमन ढूंढना है तो एक में तो कॉमन ढूंढ नहीं पाएंगे कोई चीज, वहां पे कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए या 3 चीजें होनी चाहिए, तभी हम कॉमन ढूंढ पाएंगे। ठीक है, जैसे मुझे ढूंढना इन दोनों में कॉमन, मैं कहूं इसमें कॉमन क्या है, तो आप कॉमन कैसे बता पाएंगे? अब मैं यहाँ पे एक व्यक्ति और बना दूं तो आप कहेंगे कि इसमें 2 हाथ है, इसमें भी 2 हाथ है, कॉमन हो गया। 2 पैर है, 2 पैर इसमें भी है। ठीक है, अब इसमें आंख नहीं दिख रही होगी तो कहेंगे ऐसे ही, मतलब देखिए अब यहाँ पे छोड़िए इसको। तो कॉमन होने के लिए कम से कम 2 चीजों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे समापवर्तक तभी होगा जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी, या फिर कोई अक्षर जो भी दिया जाएगा। ठीक है, बीजी व्यंजक उंजक रहेगा। तो ठीक है, आगे देखेंगे। तो अगर यहाँ पर 2 से अधिक रहेंगे तभी हम कॉमन ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक जो संख्याएं होंगी उनमें जो कॉमन मिलेगा, उनमें कॉमन अपवर्तक जो मिलेगा, हम उसे क्या कहेंगे? समापवर्तक। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे 6 और 4 लिख देता हूं मैं। तो 6 का जो अपवर्तक है मैं ऐसे एरो करके लिख देता हूं। तो 6 के अपवर्तक मिले 1, 2, 3, 6। 4 के 1, 2, 4, 1, 2, 4। ठीक है, तो इसके अपवर्तक 6 के अपवर्तक यह सब है, नहीं 4 के यह 1, 2, 4 है और 6 के 1, 2, 3, 6 है। ठीक है, तो यह अपवर्तक मैंने लिख दिए। अब यहां पे देखिए कौन अपवर्तक कॉमन है, तो 1 तो सब में होता है, 1 को हटा दीजिए। अभी कौन और कॉमन है? 2 कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं, तो इसे कहेंगे समापवर्तक। 6 और 4 का क्या कहेंगे? समापवर्तक कहेंगे। आई बात समझ में? 6 और 4 का यह क्या कहलाएगा? समापवर्तक कहलाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 6 ले लीजिए, 18। 6 का अपवर्तक कौन कौन? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। जिससे कट जाए वही उसका अपवर्तक है। 18 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। और किससे कटेगा? 6 हो गया, 9 से कटेगा और सीधे 18 से कटेगा। तो समान चीजें खोज लीजिए। तो यह वाला हटा दीजिए, पहले 2 ले लीजिए और 3 आ गया, देखिए फिर 6 आ गया। तो यह तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? समापवर्तक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समापवर्तक। और इसी प्रकार जब हम मासा की बात करेंगे, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक की बात करेंगे तो सबसे बड़का समापवर्तक जो होगा वह मासा कहलाएगा। तो 2 यहां पे 1 को भी अगर मैं शामिल करके लिखूं, 1 यह भी समापवर्तक है, यह सबका समापवर्तक होता है। ठीक है, अब यहां पे 1, 2, 3, 6 कॉमन है, समापवर्तक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही कहलाएगा मासा। क्या कहलाएगा?
मासा महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो ऐसे समापवर्तक मतलब सबसे बड़ा समापवर्तक जो होगा दो या दो से अधिक संख्याओं का, वह क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मासा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समापवर्तक क्या होता है। तो दो या दो से अधिक संख्याओं में जो उभयनिष्ठ समापवर्तक होते हैं, जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं में जो उभयनिष्ठ अपवर्तक होते हैं उन्हें ही समापवर्तक कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं में जो अपवर्तक समान होते हैं, जो अपवर्तक क्या होते हैं? समान होते हैं, उन्हें समापवर्तक कहा जाता है, या जो कॉमन होते हैं उन्हें समापवर्तक कहा जाता है। आइए लिख लेते हैं अब इसको। तो हमारी हेडिंग है समापवर्तक। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? तो दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों, देखिए अपवर्त्यों नहीं, अपवर्तकों को क्या कहा जाता है? समापवर्तक कहा जाता है। समापवर्तक कहा जाता है, ठीक है। जैसे में देख सकते हैं, जैसे 6 के अपवर्तक मैं लिख लेता हूं पहले। 6 के अपवर्तक बराबर 1, 2, 3, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 18 का लिख लेता हूं। 18 के अपवर्तक कौन कौन हो जाएंगे? 1, 2, 3, 6, 9, और 18 खुद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कॉमन कौन कौन है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और कौन हो गया? 6 हो गया, ठीक है। लिखेंगे यहां 1, 2, 3 व 6 संख्याओं कौन कौन से? 6 व 18 के, 6 व 18 के समापवर्तक हैं। क्या है? समापवर्तक है, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां पे सीधी सी बात है कि अपवर्तक किसे कहते हैं पहले हम जानेंगे, फिर समापवर्तक, फिर पहुंचेंगे किसमें? मासा पे। तो अपवर्तक किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, दी गई संख्या का अपवर्तक कहलाती है। तो जैसे 6 के अपवर्तक 1, 2, 3 क्या है? 6 है, क्योंकि जो 6 है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। जिन संख्याओं से कोई संख्या कटती है उन्हीं संख्याओं को हम उस संख्या का क्या कह देते हैं? अपवर्तक कहते हैं। आगे देखिए, समापवर्तक दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को समापवर्तक कहा जाता है। समापवर्तक कहा जाता है। जैसे 6 और 18 में हमने देखा 1 कॉमन मिल गया, 2 कॉमन मिल गया, 3 कॉमन मिल गया, 6 कॉमन मिल गया। आप 1 को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 1 सबके लिए उभयनिष्ठ का काम करता है, ठीक है। तो 6 व 18 के ये क्या है? समापवर्तक है। 6 व 18 क्या है? समापवर्तक है। आई बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ते हैं। अब इसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग, और अब हम बढ़ते हैं मासा की तरफ। देखिए, देखिएगा, अब हमारी हेडिंग रहेगी क्या? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, तो यह हो जाएगा, क्या लिखेंगे? HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं, ठीक है। तो या मासा बोल देते हैं। तो यह हो गया आपकी हेडिंग, ठीक है। तो अब देखिए, तो मासा क्या है? तो वह छोटी से छोटी संख्या है कि बड़ी से बड़ी? तो महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने अभी 6 और 18 लिखा था। 6 के अपवर्तक बोलिए तो कौन कौन थे? 1, 2, 3, 6। तो वह संख्या जो किसी संख्या को काटती है उसका अपवर्तक कहलाती है। मतलब 6 को ये सभी संख्याएं काट देंगी, इसलिए 6 की ये क्या है? अपवर्तक है। इसी प्रकार
1 से कट जाएगा 18, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा 18 से। ठीक है, अब बात करूं तो यहां पे समापवर्तक तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और कौन है 6 भी। तो 1 2 3 6 समापवर्तक है। क्या है? समापवर्तक है। लेकिन मैं पूछूं इसमें सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है, तो आप कहेंगे 6 है। तो सबसे बड़ा समापवर्तक इन दोनों संख्याओं के लिए 6 और 18 के लिए सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है? कौन है? 6 है। इसलिए 6 इनका क्या होगा? मौसा नहीं मासा होगा। इसलिए 6 इनका मासा होगा। ठीक है, तो आइए फिर से मैं नोट कर देता हूं, लाइन में परिभाषित कर देता हूं। देखिए, तो यहां पे परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, कॉमा दी गई संख्याओं का मासा कहलाती है। दी गई संख्याओं का मासा कहलाती है। एक बार फिर से वही उदाहरण लाते हैं, तो एग्जाम्पल में मैं खुद लिख लेता हूं। जैसे 6 के अपवर्तक, 6 के अपवर्तक बराबर 1, 2, 3, 6। ठीक है, 18 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6, और कौन हो जाएगा 9, और 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा। अब यहां पे कॉमन की बात हुई तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया और कौन आ जाएगा 6 आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं थोड़ा सा बात करते हैं। यहां पे सबसे बड़ी संख्या लेनी है जो कॉमन हो। तो कॉमन में तो आपका सबसे बड़ा कौन मिल रहा है 6। कॉमन में सबसे बड़ा कौन मिल रहा है 6। तो यह तो मासा हो गया। अब मासा की परिभाषा के अनुसार जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी दी कौन सी संख्याएं गई थी आपको 6 और 18। मासा किसका ज्ञात करना है 6 और 18 का। तो यहां पे 6 और 18 का जो मासा है वह 6 आ रहा। क्या देखिए, क्या 6 को और 18 को पूरा विभाजित करेगा? बिल्कुल कर देगा। 6 कम 6 और 18 को जब कराएंगे तो 18/6 लिखेंगे और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो पूरा विभाजित कर रहा है यह। तो आप लिखेंगे यहां पे उपरोक्त, यहां पे इसे लिख देंगे देन 6 व 18 का मासा बराबर कितना हो जाएगा 6 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जब हम निकालते हैं तो इसे बोलते हैं अपवर्त या अपवर्तक विधि। तो अगर लासा निकालेंगे तो अपवर्त विधि और मासा निकालेंगे तो क्या कहलाएगी? अपवर्तक विधि कहलाएगी। ठीक है, तो यह आप देख लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और जो संख्याएं होंगी उनके लिए उनमें संबंध। ठीक है, तो यहां पे आप लोग नोट कर लिए होंगे। 1 मिनट देखिएगा। अब आते हैं हम लोग लासा व मासा में संबंध। स्टार बना के लिखेंगे दो संख्याओं ए व बी के लिए, ए व बी के लिए कॉमा जिनके मासा व लासा क्रमशः, तो मासा के लिए यच का प्रयोग करेंगे, क्रमशः यच व और लासा के लिए यल का प्रयोग। ठीक है, एलसीएम के लिए यल, एचसीएफ के लिए यच व यल है। दो संख्याओं ए व बी के लिए जिनके लासा व मासा क्रम से यच व यल है, कॉमा लगा देंगे। फिर में संबंध के लिए, संबंध केवल में संबंध नहीं, केवल यही लिख लीजिए है संबंध।
ठीक है, फिर सुन लीजिए, दो संख्याओं ए व बी के लिए जिनके मासा व लासा क्रमशः एच व एल है संबंध। ठीक है, अब यहां पे देखिए, तो दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल अच्छा यहां पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे लिख लीजिए ए गुणे बी यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर एच गुणे एल। ठीक है, यह याद रख लीजिए, सीधे संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा या लासा गुणे मासा, जो भी आपकी मर्जी हो। जैसे मैंने अभी निकाला 6 और 18, तो इसका जो लासा, अब यहाँ पे मासा की बात कर लें तो मासा अभी 6 आया था, आपने देखा, तो पहले अपवर्त लिखेंगे 1 2 3 और 6। इसका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 9, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया इसका। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनफल नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अपवर्तक। ठीक है, यह हो गया 6, मासा आ गया 6, यह मैंने अपवर्तक विधि से निकाला। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे 6 और 18 के लासा के लिए, तो लासा के लिए अपवर्तक लिखना होता है। तो 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौकी 24 डॉट 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 18 लिखिए। तो 6 1 कम 6 और इसके बाद कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 और यहाँ पे सॉरी मैंने 6 का ही लिख दिया, फिर से 18 का लिखना है। तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ, पहले तो 18 तो लिखना ही पड़ेगा, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। मैंने यहीं तक छोड़ दिया क्योंकि 18 यहीं पर कॉमन मिल गया। तो जो लासा होती है वह छोटी से छोटी संख्या होती है। छोटी से छोटी क्या होती है? संख्या होती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, तो लासा मिलेगा कौन? अच्छा, आगे बढ़ने पर यहां पर और कौन हो सकता था? 36 भी हो सकता था ना। तो यहां पर पहले 30 आता, 6 का जो है अपवर्त्य 30 आता, फिर 36 आता, तो यहां 36 भी कॉमन मिल जाता, लेकिन हमें सबसे छोटा चुनना होगा कॉमन। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा लासा कितना? 18। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो गई? तो एक 6 हो गई, एक कौन हो गई? 18। इनका लासा भी 6 है और इनका मासा भी 6 है और लासा भी 18 आ रहा है। लासा कितना आ रहा है? 18। तो आप बताइए 6 गुणे 18 बराबर 6 गुणे 18 नहीं हो जाएगा? ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे? गुणा करने की क्या जरूरत है, सीधे हो गया ना, बराबर दिख रहा है। इधर 6 गुणे 18, उधर 6 गुणे 18। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं छोटा, जिसमें यह कॉमन ना मिल पाए, मतलब कि यह दोनों लासा मासा का गुणनफल उन्हीं संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यह सिद्ध करने के लिए। तो हमारा तो दोनों सेम ही आ गया था लगभग। तो अभी देखिए, एक 4 लेते हैं और एक कौन लेते हैं? 6 ले लेते हैं। तो 4 किससे किससे कटेगा? 1 से, तो और किससे? 2 से कट जाएगा, और किससे कट जाएगा? 4 से। और फिर 6 को काटिए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा? और 6 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 2 ले लीजिए। तो इनका लासा मासा कितना आएगा? पहले मासा बताइए, फिर लासा की तरफ बढ़ेंगे। तो मासा कितना हो जाएगा? मैंने क्या लिखा है? अपवर्तक। एक मिनट अच्छे से समझ लीजिए, यहां पे मैं सही से लिख देता हूं ताकि कोई भी आपको दुविधा ना हो। तो 4 के अपवर्तक, पहले मुझे मासा निकालना है तो मैं अपवर्तक लिखूंगा। क्या लिखूंगा? अपवर्तक। तो 4 का अपवर्तक 1 होता है, 2 होता है, जिनसे कट जाए, 2 होता है, 4 होता है, 3 नहीं होता है। इसी प्रकार हम लिखेंगे 6 के अपवर्तक। 6 के अपवर्तक 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। तो मासा कौन होता है? तो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी कॉमन? तो 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, तो इसके बाद कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बराबर हो गया यहाँ 2। मासा इनका कितना हो गया? 2 हो गया। लासा निकालते हैं। लासा के लिए हमें क्या लिखना होगा? अपवर्त्य। तो लासा के लिए अपवर्त्य लिखना होगा, तो 4 के अपवर्त्य लिखिए। अपवर्त्य माने गुणज होता है। अपवर्त्य माने क्या होता है? गुणज। तो गुणा करिए, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसी प्रकार 6 के अपवर्त्य लिखिए, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24। ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 4 को मैं बढ़ा लूँ तो 4 1 यहाँ पे हो गया 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24। लासा होता है छोटी से छोटी संख्या जो कॉमन होती है अपवर्त्यों में, उसे कहते हैं। तो यहाँ 12 वह संख्या होगी जो दोनों में कॉमन मिलेगी और छोटी भी होगी। यहाँ पे अगर 18 के 18 तो मिलेगा नहीं, 24 के पास जा सकते हैं, लेकिन 24 हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि वह छोटा नहीं है सबसे, वह उससे यानी 12 सबसे छोटा मिल रहा है, तो 12 हमारा आएगा क्या? एलसीएम। तो लासा बराबर कितना हो गया?
12। लासा बराबर कितना हो गया 12। अब देखिए अगर मैं इस संख्या को a मान लूं और इस संख्या को b मान लूं तो a गुणे b बराबर हमें चेक करना है कि क्या HL होता है, H गुणे L होता है। तो a का और b का गुणा 4 गुणे 6, H माने मासा इनका तो 2, L माने लासा यानी 12, तो 6 चौके 24 और 12 दूनी 24, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या है बराबर है। समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार उदाहरण। तो 4 के अपवर्तक मैंने यह अपवर्तक विधि से निकाला और यह अपवर्त विधि से। आप चाहें तो गुणनखंड विधि जो आप में भाग विधि पढ़े होंगे, गुणनखंड विधि पढ़े होंगे, आप निकाल सकते हैं। आइए देख लेते हैं उनको भी, लासा मासा उनसे कैसे निकालते हैं। देखिएगा जैसे मैं छोटी छोटी संख्याएं लेके समझाता हूं आप लोगों को, तो मैं एक संख्या लिख देता हूं यहां पे, वही लिखते हैं अपना 12, और यह आसान भी है 12 और 18, जल्दी से समझ में भी आएगा 12 और 18 लेने पर। देखिए अब इनका जो है लासा ज्ञात करने के लिए हम लोग चलते हैं गुणनखंड विधि पर। कौन सी विधि पर? गुणनखंड विधि पर। अगर गुणनखंड विधि से दोनों निकाले जा सकते हैं, पहली बात लासा भी निकल सकता है और क्या निकल सकता है, मासा भी, इकट्ठे निकाल सकते हैं। तो आप देखिए गुणनखंड विधि से एक तरीका तो यह है कि 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड। तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 12 को हम बांट सकते हैं इस प्रकार से, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, यह हो जाएगा। फिर 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 गुणे 3 गुणे 3, 2 पहले लिख दें, 2 गुणे 3 गुणे 3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको देखना हो तो 18 को यहां से देखिए, यहां पे 2 से काटिए पहले, 2 9 18 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी मतलब कि 3 चाहिए, 3 एकम 3, तो यह हो जाएगा 3 एकम 3। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा वह क्या हो जाएगा, देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वही मासा कहलाएगा। जो दोनों में कॉमन होगा वह क्या कहलाएगा, मासा। तो 1 हो गया, 2 हो गया, और कौन हो गया, 3 हो गया। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो मासा बराबर कितना आएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि कितना आ गया, 6 आया भी था, आपने देखा भी था। लासा क्या हो जाएगा, तो लासा जो कॉमन है वह एक बार, तो 1 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन, यानी जो मासा वाला पोर्शन वो पूरा उतार लेना है आपको। तो 1 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक बार, तो 12 और 18 का मैंने करा है, तो यहाँ पे आ रहा है 36। अच्छा, गुणा करके भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा के बराबर आता है, तो कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो इसमें 3 से भाग दूं, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36, और गुणे कितना बचेगा, 3, कितना बचेगा, 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 36 को 12 गुणे 3 लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अब 3 का इसमें गुणा कर दूं तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, तो 12 गुणे 18 आ ही जाएगा आराम से, 12 गुणे 18 चाहिए भी, ठीक है। यह मत समझिए, इसको हटा दीजिए, आप लोग गुणा कर लीजिएगा सीधे, ठीक है। तो यहाँ पे मासा कितना आ गया, 6, लासा कितना आ गया, 36। तो यह कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। इसी गुणनखंड विधि को एक तरह से और दर्शाया जा सकता है, एक तरह से और, वह कौन सी विधि है, देखिए वह कौन सा तरीका है। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यहीं पे 12 18 और मैं अगर यहीं पे दे दूं 24 भी साथ में, तो क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना, 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 तिहाई 12, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। यहां पे कितना होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, आप तोड़ सकते हैं जैसे मैंने पिछली बार तोड़ा था। अब यहाँ पे मासा कौन होगा, जो सब में कॉमन है, तो यह भी हो गया, 2 भी हो गया, और 1 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें मासा कौन हो गया, जो सब में कॉमन होगा वही, जो सब में कॉमन होगा मासा वही कहलाएगा। तो 1 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 6 क्या हो गया, मासा। लासा के लिए देखिए, लासा के लिए जो कॉमन है उसको पहले उतार लेंगे, तो यह मैंने लिख लिया। जो 2 में भी कॉमन होगा ना, एक बार लिखा जाएगा। जैसे यहां 2 है, यहां पे भी 2 है, 2 जगह पर कॉमन मिल रहा है,
हमें तीनों जगह कॉमन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर लासा लिख रहे हैं तो दो जगह कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो यहां हो गया 2, मैं इसको अब काट देता हूं क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। 3 कहीं कॉमन नहीं है तो 3 को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 कहीं कॉमन नहीं है, ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यह बात समझिएगा, मैंने इस बात को समझाने के लिए उदाहरण लिया था कि यहाँ पे 2 कॉमन रहे, अगर तीसरे में 9 कॉमन मिले तो भी यह एक ही बार लिखा जाएगा, केवल लासा में। मासा में तभी हम लिखेंगे जब तक सब में कॉमन मिले। ठीक है, अगर यह 2 यहाँ पर भी रहता तब यह मासा में भी चला जाता। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब मासा लिखना हो तो सब में कॉमन होना जरूरी है, सब में कॉमन होना जरूरी है। लासा में लिखते समय अगर 2 लाइन में अगर 3 है, 4 आपको शब्द दिए गए, 4 वाक्य मतलब कि वाक्य क्या कहेंगे, संख्या, 4 संख्याएं दी गई हैं, उसमें लासा मासा ज्ञात करना है तो मासा वह संख्या होगी जो सब में कॉमन हो। लासा कौन होगा तब, यह अभाज्य गुणनखंड से कर रहे हैं, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर लासा निकाल रहे हैं तो लासा में अगर 2 या 3 भाग में कॉमन है तो एक ही बार लिखा जाएगा। यह बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ 2 ये नहीं केवल 2 में था, यानी 12 में था, 24 में, तो इसको मैंने एक ही बार लिखा। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने केवल कितनी बार लिखा है, इसको एक बार लिखा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि 2 गुणे 2, इसका 2 अलग, इसका 2 अलग, नहीं, 2 में भी कॉमन मिल गया तो एक ही बार लिखा जाएगा। लेकिन मासा में यह काम नहीं करेंगे, मासा में जब तक सब में कॉमन ना हो तब तक नहीं लिखेंगे, जो ही सब में कॉमन मिल जाए तो ही मासा में लिखेंगे। आ गई होगी बात समझ में। अब इस एग्जाम्पल को मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं, अब इसी विधि को देख लेते हैं। जैसे आप लोग इस तरह से भी सीखे होंगे 12 और मैंने क्या लिखा 18 और 24, इस तरह से भी सीखे होंगे। जब तक सबसे कटे, अगर कोई संख्या ले रहे हैं जो सबको काट रही है वह मासा कहलाएगी। जैसे मैं कहूं 2 से काटिए, 2 से कट जाएंगे सब, छोटी छोटी संख्या से पहले काटिएगा। तो 2 छक्के 12, 2 नवा 18 और 2 और यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 12 दूनी 24। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 6 तो कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 12 भी कट जाएगा। लेकिन 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 से काट दीजिए, हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक दोनों संख्या, तीनों संख्याएं कटी हैं वही होती है मासा। तो कौन कौन काटी है तीनों संख्याओं को, 2 काटा, 3 काटा, तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं मासा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। यानी कि जब तक यह संख्याएं सभी को काट रही हैं वह मासा के अंतर्गत आएंगी। अब देखिए, अब यह नहीं कटने वाला किसी भी संख्या से एक साथ तीनों नहीं कटेंगे। तो लेकिन 2 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, अब यह 3 नहीं कटेगा, 3 को छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, अब नहीं कटने वाला तो एक 3 से काट दीजिए, तो एक तो पहले से है और यहाँ पे 3 कट जाएगा, 3 एक कम 3 और यहाँ 2 बचा है। 2 को भी काटिए, 2 से कटेगा केवल, तो एक जो बचा हुआ है उसको छोड़ दीजिए और 2 एक कम 2, अब सभी लोग आ गए। लेकिन यह तो बाद में आया ना, यह कॉमन वाले हैं, मतलब कि यह जो है तीनों को काटने वाले हैं, तो तीनों को जो काटने वाले रहेंगे उनका आपस में कर लेंगे गुणा, वह हो जाएगा मासा। अब जब हम मासा लिख लेते हैं तो फिर लासा के लिए जो कॉमन है वह उतार लेंगे। यानी कि देखिए लासा के लिए इन सभी का गुणा कर लेते हैं एक साथ। तो मैं यह नहीं कहूंगा यहाँ पे कॉमन करने के लिए, आप सीधी सी बात है कि लासा के लिए सबको एक साथ गुणा कर लीजिए। तो गुणा करिए, 2 गुणे 3 गुणे कितना, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 2, 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पे 2 गुणे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। देखिए तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौके 36 दुना 72, कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ पे इसका लासा कितना आ गया, 72 आ गया। लासा कितना आ गया, 72 आ गया। आई बात समझ में। तो यहाँ पे फिर से सुन लीजिएगा इसी अभाज्य गुणनखंड विधि को जो मैंने लाइन में बताई थी, पैरेलल लाइन में। अब यहाँ पे देखिएगा हॉरिजेंटली इसको इस तरह से कर सकते हैं एक साथ। तो जो जब तक दोनों कट रहे हैं, तीनों कट रहे हैं, या 4 रहेगा चारों कटेंगे, 5 रहेगा जब तक पांचों कटे, तो वह संख्याएं मासा के अंतर्गत आएंगी, यानी गुणा कर लेंगे तो मासा निकल जाएगा। यदि सबका इधर आने वाले का जब तक यहाँ नीचे 1 ना आ जाए तब तक काटते रहिए, जो ही सबका 1 आ जाए नीचे तो ही हटिए वहां से और सबका गुणा करिए और वह क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए 24 6 8, 24 6 8। ठीक है, अब यहां पे देखिए 2 से काटिए, 2 से 2 तीनों कट जाएंगे, तो 12 दूनी 24 होता है, तो 2 से कट गया, 2 तिहाई 6 होता है और यह कितना आता है 4 आ जाएगा। क्या अब कोई संख्या ऐसी है जो तीनों को साथ साथ काट सके, नहीं काट पाएगी।
3 से तो कट जाएगा 12, 3 भी कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, 2 से तो 3 नहीं कटेगा, 12 तो कट जाएगा। तो यह संख्याएं नहीं कटेंगी। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो हमारा मासा जो हो जाएगा वह सीधे हो गया 2। मासा बराबर कितना हो गया 2, क्योंकि अब यह कोई संख्या जो ऐसी नहीं है जो तीनों को एक साथ काट सके, पूर्णतः विभाजित कर सके। अब मैं काटूंगा 2 से, 2 से काटूंगा तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 3 तो कटेगा नहीं, 3 को छोड़ देंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, 2 दूना 4। अब फिर से काटूंगा मैं 2 से ही, तो 2 तिहाई 6 और 3 नहीं कटेगा, 3 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब फिर से काटूंगा मैं 2 एकम 2। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 बचा है, 3 से मैं काट दूंगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और फिर ये हो जाएगा 1। अब नीचे सब जगह 1 1 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ जब काटते रहेंगे ना, जहाँ पे वह बच रहा हो, जहाँ पे ना कटे उसको ऐसे छोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 से जब काटा, 2 तिहाई 6, लेकिन यह नहीं कटा तो मैंने 3 को ऐसे ही उतार लिया और 2 एकम 2 काट दिया, ठीक है। अब लासा क्या हो जाएगा इनका, तो लासा सभी संख्याओं को लिख लीजिए, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 6 4 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24, यह हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यह रहा लासा और मासा। ऐसे ही बीजी व्यंजकों के लिए पूछा जा सकता है, इसको मैं मिटा देता हूं। बीजी व्यंजकों में भी ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, तो जैसे दे दे 3xy² और दे दे 6xy, कहे इसका लासा और मासा बताइए, तो सीधा सा काम कर लीजिए आप लोग, अभाज्य मतलब अभाज्य नहीं, सीधे कहेंगे कि गुणनखंड कर लीजिए। तो 3 गुणे x गुणे y गुणे y, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 6xy को क्या लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 2 यानी 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y, यही लिख सकते हैं। तो जो कॉमन है वह मासा हो जाएगा सब में। तो यह देखिए 3 कॉमन है, 3 क्या है कॉमन है, x क्या है कॉमन है, y क्या है कॉमन है, तो मासा क्या होगा इनका, तो 3xy। लासा क्या हो जाएगा इनका, लासा क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उनको एक बार, 3xy एक बार, और गुणे जो बचे हैं उनको भी लिखना है। यहां देखिए 2 बचा है और यहां नीचे कोई नहीं बचा है, ऊपर कौन बचा है, केवल y बचा है, तो y को भी लिख लेंगे। तो 3 दूनी 6, संख्या का संख्या में गुणा हो जाएगा, x अकेले है, y यहाँ एक थे यहाँ एक थे, तो y² हो जाएगा, तो 6xy² आपका लासा हो जाएगा और 3xy क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम घात मेथड से भी कर सकते हैं, घात को देखकर बता सकते हैं। तो आप यह याद रखिए कि घातों से कैसे हम लासा मासा निकालें देखकर। अगर घातीय क्रम में लिखा हो, घात में लिखा हो, तो सभी को घात मिले जाएंगे। तो जो बड़ी घात होगी, देखिए बड़ी घात कहलाएगी लासा। अब आप सोचेंगे महत्तम में, तो महत्तम में होना चाहिए सब, नहीं, आपको याद रखना होगा बड़ी घात वाला लासा में जाएगा, ठीक है, और छोटी घात वाला, लात नहीं है घात है, ठीक है, छोटी घात वाला जाएगा मासा में, छोटी घात वाला जाएगा मासा में, ठीक है। तो बड़ी घात वाला जाएगा लासा में, छोटी घात वाला जाएगा मासा में, ठीक है। तो छोटी घात मासा के लिए इस्तेमाल होगी और बड़ी घात वाला जो होगा वह कौन किस में इस्तेमाल होगा, लासा में। तो आइए इसी सवाल से समझते हैं हम लोग। देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3xy² को 3 गुणे x की पावर, जिसकी पावर कुछ ना हो 1 लिख सकते हैं, y² तो है ही। इसके बाद 6xy को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 3, अच्छा 3 की पावर 1 लिख सकता हूं यहाँ पे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। और इसके बाद x की पावर 1 गुणे y की पावर 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 मान ली जाती है। अब देखिए सभी को सभी में लाना होगा, ठीक है, यानी दोनों में सभी संख्याओं को लाना होगा। यहाँ 3xy है, यहाँ 3xy मिल गया, यानी कि हमारे पास 2, देखिए कुल कौन कौन है, तो एक 2 मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा, x मिल जाएगा और y, इनके अलावा कोई नहीं है, पूरा खोज लीजिएगा, ठीक है। तो 2 है, 3 है, x और y है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 भी है, x भी है, y है, तो ऊपर वाले में यह तीनों मिल गए, लेकिन 2 नहीं मिला, तो मैं 2 का गुणा कर लूंगा और उसकी घात 1 कर लूंगा, क्योंकि किसी घात 0 का मान 1 होता है, 1 का गुणा करेंगे इसमें कोई असर नहीं पहुंचेगा। नीचे देखिए क्या तीनों है, 2 भी है, 3 भी है, x भी है, y भी है, तो मैं अब यहां से इसको हटा देता हूं। तो अब देखिए अगर मासा मुझे निकालना है, क्या निकालना है, मासा, तो जो छोटी घात होगी वह मासा में इस्तेमाल होगी। तो बताइए 2 की सबसे छोटी घात कौन है, 1 है कि 0, 0, 2 की पावर 0 लिख लीजिए, गुणे। अब 3 पे आ जाइए, 3, तो मैंने क्या कहा था, 2 है, 3 है, x है और कौन है, y, तो 2 खत्म हुआ। अब 3 को लिखिए, 3 की सबसे छोटी घात कौन है, तो 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, तो 1 छोटी भी है। अब देखिए इससे छोटी तो मिलेगी नहीं, 1 ही है, जो है वही लिख दीजिए, 3 की पावर 1।
अब y की x की पावर कितनी सबसे छोटी, x वाला सबसे छोटा खोजिए, तो x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो अब यही बचा ही है, तो x की पावर 1 लिख लेंगे, छोटा बड़ा इसमें है ही नहीं, ठीक है। y की पावर 2 है, y की पावर 1 है, तो छोटा यहाँ पे छोटा खोजना हमको, तो छोटा 1 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, छोटा 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा। अब किसी की पावर 0 का मान 1 आता है, गुणे 3 की पावर 1 का मान 3 आएगा, x की पावर 1 का मान x आएगा, y की पावर जो भी है 1 है तो 1 ही y ही आएगा, ठीक है। गुणा कर लीजिए तो 3x y यही आया भी था। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे अगर हम लासा की ओर बढ़ेंगे तो लासा की ओर बढ़ने के लिए बड़ी घात लेनी है, लासा के लिए बड़ी घात लेनी है। तो बताइए सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, तो हमको लेना 2 और फिर 3 फिर x फिर y, तो 2 की बड़ी घात कौन, तो यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो 1 हो जाएगी बड़ी घात 2 की पावर 1। 3 की बड़ी घात कौन, अब देखिए जब 1 ही लिखा है दोनों पक्षों में तो वही हो जाएगी बड़ी घात, ठीक है, यानी दोनों पक्षों का मतलब दोनों साइड में, यानी कि ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। x की सबसे बड़ी घात तो 1 ही है, छोटी भी वही रहेगी बड़ी भी, जब समान हो जाए तो वही छोटी भी वही बड़ी भी, ठीक है। और y स्क्वायर में y स्क्वायर और y की पावर 1 में सबसे बड़ी घात कौन है, y स्क्वायर। यहाँ पे गुणा करिए तो यह देखिए 2 की पावर 1 का मान 2, 3 की पावर 1 का मान 3 और गुणे x की पावर 1 का मान x और y की पावर 2 का मान y की पावर 2 ही रह जाएगा। 3 दूनी 6 xy स्क्वायर, 3 दूनी 6 xy स्क्वायर, यह आपका हो गया लासा। क्या हो गया, लासा, ठीक है। तो ऐसे आप लासा मासा के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जहां पे घात वाले मेथड से निकालना है तो हमें छोटी घात के लिए मासा, मासा के लिए छोटी घात और लासा के लिए बड़ी घात। अगर किसी संख्या को हम नहीं पा रहे हैं, किसी अगर दोनों देखिए दोनों चीजें दोनों पक्ष में लिख ली, मतलब दोनों चीजें दोनों भागों में लिख लीजिए, तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा काम कर लीजिएगा, जो ऊपर दिखे उसे नीचे भी लाइए और जो नीचे दिखे उसे ऊपर भी लाइए। और करना क्या रहेगा उसमें, जो नहीं जबरदस्ती ला रहे हैं उसकी पावर 0 करके लाइएगा, जो जबरदस्ती ला रहे हैं उसकी पावर कितना करके लाएंगे, 0 करके लाएंगे। समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके मतलब पीछे से बैक करके फिर से इस उदाहरण को समझ लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।